खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आइए, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य जीवन में कंप्यूटर, इंटरनेट तथा मोबाइल पर हिंदी में वर्तनी संबंधी अनेक गलतियां देखी जाती हैं। अशुद्ध वर्तनी भाषा की सुंदरता को खराब करती हैं, हमारी विश्वसनीयता को भी खराब कर देती हैं। इसलिए आज हम हिंदी में की जाने वाली सामान्य गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक क्या है कि हम अगर अपनी वर्तनी पर ध्यान ना दें तो ये भाषा की सुंदरता खराब कर देंगे। और दूसरी चीज़, हमारी विश्वसनीयता, लोग हम पर जो विश्वास कर रहे हैं वह भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 3 तरह की गलतियाँ हैं: टाइपिंग, वर्तनी और उच्चारण। तो देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आप देखें कितने सुंदर सुंदर ये अपने काम किया है लोगों ने। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कूल, गलत स्पेलिंग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आता नहीं था, लेकिन कभी कभी हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। हमने कितना अच्छा बनाया, लेकिन जब हम लिखने को आए तो कभी कभी इस तरीके की टाइपिंग से ऐसा भी हो जाता है कि हम जो बताना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो बात आगे तक नहीं जा पाती है या उस बात का कुछ गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई आप अपने विद्यालय का नाम लिख रहे हैं तो उस विद्यालय का नाम सही देख लें कि सही लिखा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर झांसी लिखा हुआ है तो झांसी को चंद्र बिंदु रहती है, उसमें चंद्र और बिंदी दोनों रहती है, यहाँ पर केवल बिंदी लगी हुई है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके की छोटी छोटी हमें जब भी हम कुछ काम करें तो हमें इन बातों का ध्यान देना है। हमने भले ही कितना अच्छा इसका पिक्चर बना लिया, कितना अच्छा, लेकिन अगर इस तरीके की गलतियाँ हैं तो वह हमारे सारे काम की सुंदरता को नष्ट कर देती हैं। यहाँ देखिए, आप एक नज़र में देख रहे होंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जब गलतियाँ, क्योंकि हमारे समाज में हम रह रहे हैं और अगर हम टीचर्स हैं तो हम ही से अगर इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होंगी तो फिर कैसे कोई हम पर विश्वास करेगा। जैसे यहाँ विद्यालय को देखें आप तो विद्यालय लिखा है, और यहाँ पर देखें आप तो मैदान की जगह लिखा है यहाँ पर मैदान। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं अपने कीबोर्ड पर टाइप कर रही हूँ बांद्रा राज्य मुंबई, तो यहाँ मैं टाइप करना चाहती थी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं, वो अपनी डिक्शनरी को साथ लेकर के चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बांद्रा टाइप करना चाहा, लेकिन वह बंदर टाइप हो गया। तो हमें करना क्या है, जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ से हमने यहाँ पर लिख दिया, टाइप किया, और फिर हम देखेंगे कि कई सारे शब्द आ जाएंगे। तो जहाँ हमें जो सही शब्द लग रहा है उस पर हम क्लिक करके उसको प्रेस करके कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए मुंबई लिख रहे हैं तो कई सारे शब्द लिख करके आ गए। तो जो हमें सही लगे हम उस पर टिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, टच करते जाएंगे। तो वह देखिए यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र लिखा तो सबसे पहले महर्ष लिख कर आ रहा था, तो यहाँ पर अगर हम नहीं देखें तो वह महाराष्ट्र की जगह महर्ष ही लिख जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्र भी हमारा अनुसरण करते हैं। अगर हमने कोई TLM बनाया है या कुछ ऐसा वीडियो कंटेंट बनाया है अपने स्कूल के विद्यालय के
छात्रों के लिए और हमारा लिखा हुआ सही नहीं है तो वे उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। तो जैसे कि पीवी शैले ने भी कहा है कि कुछ सेकंडों की गलतियाँ सदियों तक चली जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखें। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे चिल्ड्रन डू नॉट जज यू। भले ही बच्चे आपको जज नहीं कर सकें, आपका निर्णय नहीं कर सकें, दे टेक नोट ऑफ वॉट यू डू, लेकिन वो देखते रहते हैं, आपको नोट करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा संप्रेषण में टंकण के समय वर्तनी और विराम संबंधी त्रुटियों से कैसे बचा जाए। तो भाषा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में टंकण टाइपिंग के समय वर्तनी और विराम, विराम मतलब होता है रुकना, रुकने संबंधी मतलब जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये इस तरीके की। तो इन सब त्रुटियों से, गलतियों से कैसे बचें हम। तो अब आती है बात विराम चिन्हों का कमाल। यहाँ विराम चिन्हों का कमाल देखिए, यहाँ पर क्या कमाल है। यहाँ पर यदि विराम चिन्ह का वास्तविक वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस देखते हैं, रोको मत जाने दो। मतलब यहाँ कुछ बात स्पष्ट नहीं हो रही कि रोकने के लिए कह रहा है कि मत जाने के लिए कह रहे हैं। अब दूसरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पर रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर क्या हो रही है बात कि रोक लो उसको, जाने मत दो। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, रोको मत जाने दो। यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इन तीनों सेंटेंस के जो शब्द हैं जो वो सारे एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस छोटे से कॉमा से वाक्य का अर्थ बदल गया। तो हमें बहुत सावधानी से अपने शब्द जो हैं, अपने वाक्य हैं, उनमें इनका प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर दो इमेजेस आप देख रहे होंगे, इमेज 1 और इमेज 2। यहाँ पर इमेज 1 में आप देख रहे होंगे कि मैं, इसमें और इसमें का क्या अंतर है। इस वाले में का अंतर है मैं किसी चीज़ के अंदर, और इस वाले मैं का अर्थ है किसी व्यक्ति जो स्वयं के लिए बात कर रहा है, मैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है चांद और चांद। तो यहाँ पर ये चांद गलत है और ये वाला सही है। फिर आगे लिखा हुआ है छूना छूना। अब चाहता हूँ, भले ही चाहत लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर सही इसका अर्थ है, सही सेंटेंस है चाहता हूँ। और हूँ मैं भी देख लीजिए आप, तो ये गलत है और ये सही है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर इमेज 1 ये गलत और इमेज 2 ये सही है। तो हम देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि हमें काम इस तरीके से करना है कि हमारा काम सही हो, जो हम लिख रहे हैं, बात अपनी करना चाह रहे हैं, वो बात अगले तक सही जाए। तो हम यहाँ पर बच्चों से संबंधित काम कर रहे हैं, हम लोग टीचर्स हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब पहली चीज़ हम लोग ले लेते हैं शीर्षक। तो शीर्षक हम सभी लोग डालते हैं, बच्चों को भी डालना होता है अपनी कॉपीज़ में। तो हम उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर आग्नेय शैल और आग्नेय शैल, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड तरीके से। तो जिसमें से ये वाला ऊपर वाला सही है, मतलब यहाँ जब भी हम कभी हेडिंग लिखेंगे उसके बाद एक स्पेस हमें देना होता है, फिर कॉलन या जो भी हम लगाना चाहें। यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत है, हमें तुरंत बात नहीं लगाना चाहिए। फिर दूसरा है यहाँ पर आग्नेय शैल, आप अगर कॉलन के बाद है
हाइफन लगाना चाहते हैं तो भी आप बीच में स्पेस देंगे। ऐसा नहीं करना है कि हेडिंग हमने लिख ली और यहाँ पर हमने उसको स्पेस नहीं दिया। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें, जिससे हमारी हेडिंग जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे। अगला यहाँ पर आता है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा, थोड़ा सा रुकना होता है जिसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राम, मोहन, सोहन और आरती। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राम के तुरंत बाद कॉमा लगा है, मोहन के तुरंत बाद कॉमा लगा है यहाँ पर। तो ये वाला हमारा सही है। अब यहाँ पर क्यों गलत, ये दूसरे में क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमें तुरंत बाद लगाना था और लेकिन यहाँ पर थोड़ी दूर को लगा दिया गया है। अब यहाँ पर तीसरे वाले में क्या गलती है कि यहाँ पर हमें जब लिखा था, हमने पहला जो शब्द लिखा है उसके हमें तुरंत बाद लगाना था और जो अगला शब्द है उससे पहले हमें एक स्पेस देना था। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें इस तरीके से एक स्पेस देना था, लेकिन यहाँ पर हमने वो स्पेस नहीं दिया, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। आगे चलते हैं पूर्ण विराम की ओर। पूर्ण विराम में क्या है? यहाँ थोड़ा हम अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जब भी हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर जब भी जैसे ही सेंटेंस शुरू होगा तो हम तुरंत बाद ही उसको पूर्ण विराम को लगा देंगे, और जब अगला सेंटेंस शुरू होगा तो उससे पहले हमें एक स्पेस देना ज़रूरी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं दूसरे वाले में क्या गलती है। यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने ये स्पेस दे दिया, जो कि गलत है। हमें यहाँ पर एक स्पेस नहीं देना था। फिर है तीसरे वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ स्पेस दे दिया और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या की, इन्होंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया। मतलब पूर्ण विराम के बाद हमें एक स्पेस देना था। जब दो सेंटेंस होंगे तो हमें दोनों के बीच में एक स्पेस देना होगा। आगे देखते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह क्या है? इसका भी सीधा पूर्ण विराम की तरह है कि हमें तुरंत वाक्य खत्म होने के तुरंत बाद लगाना है, और जब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो उससे पहले एक स्पेस देना है। अब आता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो भी जिस शब्द को हम कोष्ठक में लिख रहे हैं उसको हमें यहाँ पर बिल्कुल उसे चिपका देने हैं कोष्ठक को, और हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें पीछे कोई स्पेस नहीं देना है ब्रैकेट में, और यहाँ ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ पर दोनों तरफ स्पेस दे दिया शब्द के, और यहाँ ऐसा भी नहीं करना है कि हमने आगे की तरफ एक शब्द एक स्पेस दे दिया। हमें करना क्या है, हमें शब्द लिखा और दोनों तरफ बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। आगे देखें तो कोष्ठक चिन्ह। वाक्य में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ भाग को ही रंगीन अलग करना चाहते हैं। यहाँ कोष्ठक चिन्ह आप देख रहे होंगे कि कोष्ठक जो है वो बिल्कुल, हमें जब कोई शब्द है तो उसको बिल्कुल से हमें चिपकाना है कोष्ठक को, ब्रैकेट्स को, और लेकिन उससे पहले एक स्पेस देना है और उसके बाद में एक स्पेस देना है जब हम इसको किसी वाक्य में रख देंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया गया है और यहाँ दे दिया है एक, लेकिन यहाँ पर भी देना ज़रूरी था। और तीसरे वाले सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो दिया है स्पेस, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो जबकि दोनों जगह पर उनको हमको स्पेस देना है। आगे चलते हैं विस्मय बोधक आदि चिन्ह। यहाँ पर ये है कि जब कोई हमारा विस्मय बोधक चिन्ह है तो हमें जब उसके बाद कोई अगला शब्द लिखते हैं हम, तो हमें यहाँ पर एक बीच में स्पेस देना है। फिर यहाँ पर अगला लिखा हुआ है ओह, जैसे कोई शब्द है विस्मय बोधक आदि शब्द हो, तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर ओह लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें इसके तुरंत बाद ही लगा देना है। तो ये सही है, यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, सही है। और ये वाला
यहाँ पर ये वाला गलत है, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारे मोबाइल जो हम चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये जब भी हम टाइप करते हैं तो हमारे मोबाइल में कभी कभी बिल्कुल इंग्लिश में टाइप होकर के आता रहता है, लेकिन हमें बहुत आसानी होती है हिंदी शब्दों को पढ़ने में और काफ़ी अच्छे से सही समझ में भी आ जाता है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में ये गूगल इंडिक कीबोर्ड, इसका ये प्ले स्टोर पर इस तरीके का इसका चित्र है, तो आप इस तरीके से आप इस कीबोर्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है, मैंने काफ़ी सालों से इसको डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में। आप भी इसका बहुत आनंद लें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ये कीबोर्ड है गूगल प्ले स्टोर पर, और मैं इसके संबंध में एक अगला वीडियो भी बनाऊंगी, बहुत ही किया हाउ टू यूज़ इट वेरी वेल। और तो बने रहें इसी वीडियो के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग एक थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सही पढ़ना है, सही लिखने का तरीका देखना है, कौन सा शब्द किस तरीके का है। आप इसके लिए गूगल की सहायता ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ पर कंटेंट होता है। आपको किसी शब्द को समझ में नहीं आ रहा है शुद्ध अशुद्ध करके, तो आप गूगल पर डालिए और आपको ये शुद्ध शब्द मिल जाएगा। फिर आपको ये है कौन सा शब्द कैसा है, लिखने का कोई तरीका नहीं आ रहा है, आपको कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जो हमें लिखना नहीं आता है, तो आप वहाँ पर गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। अगला है टाइपिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि शब्द सही टाइप हुआ है या नहीं। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर ये बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। इससे मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे एक दिन मैसेज किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या टाइप किया हुआ है, तो आखिर मुझे उससे पूछना ही पड़ा, तभी मुझे समझ में आया। तो आप खुद पढ़ के देखें, समझ लें, तो काफ़ी ठीक रहता है। फिर अगला, पोस्ट को आगे बढ़ाने से पहले, किसी भी तरीके की पोस्ट हो, हम बच्चों के लिए कंटेंट बना रहे हैं या कुछ भी अपने स्कूल के से संबंधित सामग्री को तैयार कर रहे हैं, या कुछ भी अन्य व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या अपनी पोस्ट बना रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने से पहले 2 बार पढ़ लें, चेक कर लें बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग बच्चों का नोटबुक्स चेक करते हैं, तो वो एक तरीके की प्रूफ रीडिंग है कि बच्चे ने सही काम किया है कि नहीं। तो आप अपना प्रूफ रीडिंग खुद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं।